ये ऐसा ना हो और आगे का सबका जो जीवन है वो सुखमय हो। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरी छोटी सी प्रार्थना पे सभी लोग यहां आए। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें लेके आया हूं। यहां हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मैं ब्लॉक लेवल से लेके प्रदेश स्तर पे तक जो है मैंने संगठन में काम किया हुआ है। और भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है मैं उस पर थोड़ा सा सभी लोगों का जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और भ्रष्टाचार का जो अड्डा है वो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बना हुआ है। भारतवर्ष के इतिहास में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, सहकारिता बैंक हैं, वो सहकारिता मंत्री के अंडर आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो सहकारिता मंत्री हैं वो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। लेकिन यहां कुछ लोगों ने, जिसमें विशेषकर मैं मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने पैसा इकट्ठे करने के लिए जो है जो यहां के सहकारिता बैंक हैं उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डाला हुआ है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। किस प्रकार से मेरे पास कागज है, मैं कागज लेके आया हूं, थोड़ा सा नॉलेज है भी किस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यूएशन होती है। एक होटल पालमपुर का जिसकी अनुमानित लागत कम से कम भी 100 करोड़ रुपए, और उस होटल मालिक ने जो है 45 करोड़ रुपए जो लोन है वो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का देना था। उस होटल मालिक को ऐसा उलझाया गया, उसकी ऑक्शन निकाल दी गई और ऑक्शन में उसको वन टाइम सेटलमेंट में डाल के जो है जो 45 करोड़ का जो लोन था वो 24 करोड़ रुपए में जो है वो सेटल कर दिया गया। और इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। मैं थोड़ा सा बैंकिंग को भी अच्छी तरह से समझता हूं, बहुत छोटी आयु में मैं बिजनेस में चला गया। बैंक वन टाइम सेटलमेंट तब करता है जब बैंक ने कहीं पैसा ज्यादा दे दिया हो और बैंक के पास प्रॉपर्टी कम हो, तो बैंक फिर घुटने टेकता है, भाई हमें जो कुछ भी मिल रहा है चलो ठीक है। लेकिन इस मामले में जबकि बैंक के पास जो है प्रॉपर्टी 100 करोड़ के लगभग की थी और बैंक को उस आदमी ने 45 करोड़ रुपए देना था, तो यहां किसी भी प्रकार की बैंक की मजबूरी नहीं थी वन टाइम सेटलमेंट करने की। और आप सभी लोग, प्रदेश के लोग हैरान होंगे, और जिस आदमी ने ये प्रॉपर्टी ली वो हमारे टूरिज्म के जो मिस्टर रघुवीर सिंह बाली है, जिनको कैबिनेट रैंक हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी उनकी वाइफ को जो है वो दी गई। हाँ, मैं बताता हूं। जो होटल ओनर जो लेडीज थी बेचारी, एक महिला को देखो कैसे इन्होंने कितना परेशान किया। महिला का जो नाम था होटल ओनर का वो श्रीमती रूमा चौहान। और जो ये लेने वाले हैं जिन्होंने वन टाइम सेटलमेंट में ये प्रॉपर्टी ली, रघुवीर बाली जी, उनकी जो वाइफ है श्रीमती भूमिका बाली, एज अबाउट 40 ईयर, आधार नंबर 59550695, फोन इतना, वाइफ ऑफ श्री रघुवीर सिंह बाली, वाइफ ऑफ श्री रघुवीर सिंह बाली। ये सरोवर होटल का जो नाम है सरोवर, द सरोवर, पालमपुर में बहुत बड़ा होटल है। जब इसकी ओपनिंग हुई तो मुझे भी बुलाया गया था और मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं भी ये 100 करोड़ के लगभग की प्रॉपर्टी है जो इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट में डाल के जो है एक मंत्री लेवल के आदमी को, वाइफ को जो है वो बैंक, अच्छा ये जो बैंक का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो वाइफ हैं उनका कॉलेज फेलो है जो वहां का आज की डेट में प्रशासक लगा हुआ है, उसका नाम है IAS अफसर है मिस्टर विनोद हिमान। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मिस्टर विनोद हिमान, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, मतलब के उस आदमी ने
जब ये देरा का उपचुनाव हुआ, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, तो उनकी वाइफ ने वहां से चुनाव लड़ा। उस आदमी ने जब चुनाव को जो है 2 दिन रहे तो वहां के 68 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए जो है डाल दिए, जबकि वहां चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी और उस पे जो है वो पैसे वहां नहीं दिए जा सकते थे। और किस बैंक से दिए? कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से। और उस बैंक का जो मालिक है वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मुखिया हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हैं। अब मैं आपको बताता हूं पीछे क्या हुआ। मैंने भी एक मनाली में बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रॉपर्टी ली हुई है, और वो प्रॉपर्टी टाटा के जो चेयरमैन थे मिस्टर साइरस मिस्त्री, उनसे ली हुई है। 25 बीघे है। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कैसे जो है वो चीजों को खराब किया जाता है, मैंने लोन वहां से सैंक्शन करवाया 65 करोड़ 15 लाख रुपए का, और जो लोन मेरे को डिसवर्स हुआ वो 20 करोड़ की डिसवर्समेंट में मुझे जो है बैंक ने दी। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लोगों की और जो बैंक के वहां अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पे पड़ी, और जो 65 करोड़ 15 लाख रुपए का लोन मैंने सैंक्शन करवाया था, उस लोन को घटा के उन्होंने 39 करोड़ रुपए कर दिया। और बीच में जब कोविड आया तो हमें कुछ समय के लिए जो है वहां काम रोकना पड़ा। मैंने बैंक से कारण जानना चाहा भी, मेरा लोन क्यों कम किया आपने, तो मेरा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। उन्होंने बोला जी आप काम करो, हम आपको फिर आगे और पैसे दे देंगे। कोविड के एकदम बाद, जबकि आरबीआई की गाइडलाइन थी भी किसी का भी खाता जो है वो एनपीए नहीं किया जाए, और जो भी जिस भी बैंक से जो आदमी जुड़ा उसकी बिजनेसमैन की मदद की जाए, तो इन लोगों ने मेरी मनाली वाली प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जो है वो मेरा खाता फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। कोई उसमें किसी भी प्रकार का उन्होंने मतलब इन्होंने मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी, आपने फंड का जो है मिस यूटिलाइजेशन किया। मैं दौड़ा दौड़ा माननीय हाई कोर्ट शिमला गया। हाई कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की। जब हमने हाई कोर्ट के समक्ष अपने तथ्य रखे तो उन्होंने बैंक को बोला भी इनको कंसिडर किया जाए और 15 दिन में जो है वो हाई कोर्ट को जवाब दिया जाए। उस वक्त ये जो आज एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर विनोद हिमान आईएएस अफसर, ये वहां के एमडी हुआ करते थे। मैंने इनको मेल डाली। मैंने इनको मेल में कहा भी जब भी आपका कोई वैल्यूअर या कोई भी सरकारी अधिकारी मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करना चाहता है तो मुझे और मेरे आर्किटेक्ट को साइट पे खड़ा किया जाए, ताकि मैं उनको एक एक चीज समझा सकूं भी इतना पैसा मैंने यहां लगाया, इतना पैसा मैंने यहां लगाया, इतना पैसा मैंने यहां लगाया, ताकि जो आपकी शंका है वो दूर की जा सकी। जबकि मैंने उसका जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट था वो उनको दे दिया था। तो उन्होंने बोला ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है ये तो फ्रॉड है। अब वही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहीं चेक चुक करने को भेजा हुआ है, तो उसमें किसी फ्रॉड वाली कोई बात सामने नहीं आई। ये सारी चीजें हुई। एक मुख्यमंत्री जी के बहुत ही करीबी आदमी थे, उनका नाम ज्ञानचंद उर्फ ज्ञानू, जो आज की डेट में मेरी कंप्लेंट पे जो है 1 साल से जो है जेल में बंद है, डासना जेल में। एक का नाम ज्ञानचंद है, एक का नाम संजय धीमान है, और उसमें भी 2 लोग भगौड़े हैं, एक का नाम संजय शर्मा है और एक का नाम धर्मेंद्र है। मैंने ज्ञानचंद को बोला, वो हमारे पीसीसी के मेंबर पहले रहे हुए थे, मैं कहा यार मुख्यमंत्री जी को ये समस्या है भाई मैं वीरभद्र सिंह का हनुमान हूं, तो मैं कहा वीरभद्र जी तो एक्सपायर हो, तो उनका तो स्वर्गवास हो गया। अब कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, सारे लोग मिलजुल के चलो, आप लोग अपना काम करो। मेरे तो जब से हिंदुस्तान आजाद तब से बल विधानसभा क्षेत्र रिजर्व, मैंने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना है। मैंने तो ब्लॉक लेवल से लेके स्टेट लेवल तक पार्टी का कार्य किया हुआ है। तो मुझे मुख्यमंत्री को समझाओ, मुझे तंग और परेशान ना करे। तीसरे दिन ज्ञानचंद जी का फोन आ गया। उन्होंने मुझे फोन पे बोला भाई बैन साहब, मैंने मुख्यमंत्री से बात की और ये प्रॉपर्टी आप ऐसा करो
वन टाइम सेटलमेंट में हमें दे दो, हम इसकी वैल्यूएशन जो है बिल्कुल कम करवा देते हैं और इसको बैंक से ऑक्शन करवा के हमें दे दो, हमने इसको प्रियंका गांधी को भेंट करना है। मैं क्या ज्ञानचंद जी, ये मेरे फादर साहब का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब मैंने ये 25 बीघे जमीन मनाली में ली तो उनको बहुत खुशी हुई भी मेरे बेटे ने जो है 25 बीघे जमीन मनाली में ली, और जिन लोगों से मैंने ली वो कैसे कैसे ली वो मेरा दिल जानता है। तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको नहीं देने वाला हूं। आप कृपया मुझे वहां में जो बैंक ने मेरी डिसबर्समेंट रोकी हुई है, मुख्यमंत्री को बोलें भी ये भी कांग्रेसी आदमी इनके पैसे डिसबर्स कर दें और मुझे मेरा काम करने दें। फिर ज्ञानचंद जी का फोन आया, भाई मैंने मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने आपको होटल हयात चंडीगढ़ में जो है बुलाया हुआ है, भाई वहां मिल लो। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से होटल हयात, ये बातें जो है मैं गीता माई की सौगंध खा के कह रहा हूं आप लोगों की तसल्ली के लिए। वैसे तो ये ईडी ने सारी मेरी, मुख्यमंत्री की, सुनील बिट्टू की, विवेक भाटिया की, राम कुमार चौधरी की, सब लोकेशनें मैच कर ली हुई है। अगर मुख्यमंत्री सच्चे पक्के हैं तो वो कह दे भी उन्होंने मुझे होटल हयात नहीं बुलाया था और मैं उनसे नहीं मिला, या मैं सुनील शर्मा बिट्टू जो इनके राजनीतिक सलाहकार हैं वो मुकर जाएं भी हमारी मिस्टर बैन से होटल हयात में किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं हुई, या राम कुमार चौधरी जी या विवेक भाटिया मुकर जाएं भी हमारी किसी प्रकार की जो मुलाकात है वो मिस्टर बैन से जो है होटल हयात में नहीं हुई। तो जब मैं फूलों का गुलदस्ता लेके गया तो मुख्यमंत्री जी के कमरे में गया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैंने फूलों का गुलदस्ता दिया। उन्होंने मेरा गुलदस्ता ऐसे अपने बेड पे फेंका, भाई जाओ दूसरे कमरे में सुनील बिट्टू है, मैंने उनको आपके काम के लिए बोल दिया हुआ है। राम कुमार चौधरी भी मुख्यमंत्री वाले कमरे में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये भी बोला भी इनको सुनील बिट्टू के पास ले जाओ। तो राम कुमार चौधरी जी मेरे को दूसरे कमरे में सुनील शर्मा बिट्टू के पास लेके गए। तो सुनील शर्मा बिट्टू ने बोला भाई मुख्यमंत्री ने बोला हुआ है 50 लाख रुपए पार्टी फंड देना पड़ेगा, फिर हम आपका जो है काम कर देंगे। मैंने उनको बोला इस वक्त थोड़ा सा मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चली हुई है, मेरे पास पैसे होते तो मैं आप लोगों से मदद क्यों मांगता। तो फिर राम कुमार चौधरी जी भी बोलते हैं भी नहीं बैन साहब, फिर हमारी और आपकी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी, ये 50 लाख रुपए तो आपको देना ही होगा। मैंने कहा जब आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं तो बताओ किसको पैसा देना है, कहां करना है, क्या करना है। इस दौरान कुछ हमारे जो पॉलिटिकल मित्र थे जो उनसे मैंने बात की तो हमने कुछ सेंट्रल एजेंसियों को अपने विश्वास में ले लिया था। तो फिर मैंने इनको सुनील शर्मा जी को, बिट्टू को फोन किया 8-10 दिन के बाद। मैं कहा जी पैसे का इंतजाम हो गया हुआ है तो आप बताओ पैसे कहां छोड़ने हैं। तो उन्होंने मुझे बोला भी कुलदीप ठानिया जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उस वक्त चेयरमैन थे उनसे बात करो, वो आपको बता देंगे। मैंने ठानिया जी को फोन किया, उन्होंने कहा आप ऐसा करो पैसे लेके जो है वो उधर आ जाओ बिकी हांडा के पेट्रोल पंप हमीरपुर में। मैं इन सभी बातों की साथ के साथ जो है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब करता रहा। मैं 50 लाख रुपए लेके वहां चला गया, उनको दे दिए। उसके दूसरे दिन मेरे को बैंक के किसी अधिकारी का फोन आ गया भी बैन साहब आपकी जो मनाली वाली प्रॉपर्टी है बैंक ने उसकी जो है वो पोजीशन ले ली। मतलब के मैं ईडी के अधिकारियों से मिला, मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग उनको दी तो हमने फिर वो वायरल भी कर दी। तो ईडी के अधिकारियों ने उस रिकॉर्डिंग का संज्ञान लेते हुए हमीरपुर, नदौन, जितने भी मुख्यमंत्री के करीबी लोग थे इनके वहां रेड मारी। एक बार रेड मारी 52 घंटे चली और एक बार रेड मारी तो 46 घंटे चली और फिर मुझे समन किया गया ईडी के द्वारा। तो जब मैंने सारे तथ्य वहां रखे उसमें 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया, ज्ञानचंद और संजय शर्मा। 2 लोग अभी इसमें भागे हुए हैं, संजय धीमान और धर्मेंद्र। उसके बाद जो आगे बढ़ा जो खेल स्टार्ट हुआ, एक कोई बिजनेसमैन मेरे घर आया फॉर्च्यूनर गाड़ी पे इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी से। तो उन्होंने कहा जी राम कुमार जी का और मुख्यमंत्री जी का संदेश है, जो आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और आपको कैबिनेट रैंक की चेयरमैनी दे दी जाएगी, आप अपनी कंप्लेंट ईडी से वापस ले लो। ये सारी चीजें मैंने कहा भी देखो जेंटलमैन, ईडी ने मुझे अप्रूवर बनाया हुआ है, कंप्लेंट करता हूं मैं, तो आपको मेरे घर तो कम से कम नहीं आना चाहिए था। अब आप आ ही गए हैं
तो देखो यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब मुझे तो ये सारी बातें ईडी को मुहैया करवाना पड़ेगी, नहीं तो कल को तो आप ही लोग बोल देंगे भी इस आदमी ने पैसे मांगे, ये आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैंने वो सारी जानकारी भी जो है वो ईडी के अधिकारियों को दिल्ली में दी। और ये कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो सारा खेल है, ये जो वहां के आईएएस अफसर हैं मिस्टर विनोद धीमान, ये उनके उसमें आज की डेट में भी उनको प्रशासक, जबकि उनको प्रशासक आज की डेट में कानूनी तरीके से लगाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो पिछले बीओडी का हिस्सा थे, बीओडी के मेंबर थे। तो जिस बीओडी को ये कह के भी इन्होंने अनुपालना नहीं की, बैंक का काम अच्छे से नहीं किया, बहुत सारे कानून की अवहेलना की, तो हम इस सारे उसको सस्पेंड करते हैं। तो उस लिहाज से तो वो आदमी वहां बैठ ही नहीं सकता। अब जो उसमें नई डेवलपमेंट हुई, वो ईडी ने जो है बैंक को नोटिस दे दिया। मैंने आज उसमें आरटीआई में मांगा हुआ है नोटिस की कॉपी। तो आने वाले टाइम में जितने भी लोग हैं, ये चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, राम कुमार चौधरी, विवेक भाटिया और मिस्टर सुनील बिट्टू, ये सभी लोग जो हैं, जो लोग वहां जेल में बंद हैं, ये सभी लोग वहां जेल में जाएंगे और हम इनसे एक दिन जरूर जेल में मिलने जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने मुझे, जब मैंने इनकी पैसे वाली ऑफर और कैबिनेट रैंक की चेयरमैन वाली ऑफर नहीं मानी, तो इन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठी एफआईआर जो है वो विजिलेंस में दर्ज कर दी। और ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बैंकिंग सेक्टर में पहली बार हुआ। ना तो मेरी कंप्लेंट किसी बीओडी के मेंबर ने की, ना ही किसी चेयरमैन ने की बैंक के, ना ही किसी एमडी ने की, ना ही किसी वाइस चेयरमैन ने की। इसमें कंप्लेंट करता भी कोई मुख्यमंत्री कार्यालय से ही कंप्लेंट हुई। और मेरे ऊपर जो इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, जो मुझे 4 महीने तक जो है इन्होंने हर रोज मुझे विजिलेंस सुबह 10 बजे बुला लेती थी, रात को 8 बजे छोड़ती थी। और जब 8 बजे छोड़ती थी तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे जैसे ही मुझे वहां से छोड़ते तो मेरे पीछे विजिलेंस की गाड़ियां, सीआईडी की गाड़ियां मेरे पीछे लग जाती थी। तो मुझे जो भारत सरकार ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है, इन्हीं सभी बातों के मद्देनजर मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो एक दिन फिर इन्होंने बोला, भी साहब ये तो कहीं ऐसे को आपको शूट शाट कर दे तो हमारी तो नौकरी साफ हो जाएगी। तो उन्होंने रोका और उसकी फिर हमने वीडियोग्राफी की और वो सारे प्रदेश ने देखी हुई किस प्रकार से एक आदमी को परेशान किया जा रहा है, कैसे उसके पीछे विजिलेंस लगाई जा रही है, कैसे। और मैंने उसमें बोला भी, मुझे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये जितने भी नाम में ले रहे हैं, उनसे जान का खतरा है। अगर मुझे और मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई जान माल का कोई नुकसान होता तो ये लोग उसके जिम्मेवार हैं। और फिर विजिलेंस में एक एसपी थे, जब ये एसआईटी बनी तो एक एसपी थे रमेश छाजता जी। वो जैसे मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ था तो वो बाहर से जा रहे थे, तो हमारी ऐसी दुआ सलाम आपस में हुई और मुख्यमंत्री जी को तुरंत खबर लगी भी जो एसआईटी के जो प्रमुख हैं वो तो उनको मिस्टर बैंस को दुआ सलाम कर रहे हो, जांच कर रहे हैं। और दूसरे दिन ही वो उनकी ट्रांसफर करके जो है मिस्टर रमेश कालिया को एसआईटी प्रमुख बना दिया गया। और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मेरे को किस प्रकार से तंग किया, आप लोग हैरान रहेंगे। जिस कमरे में मैं बैठा होता था, उस कमरे में एक शिमला का आदमी जिसने अपनी पत्नी का मर्डर किया, अपने 2 बच्चों का मर्डर किया, वो मेरे कमरे में भेज दिया जाता था। जब मेरे सुरक्षा अधिकारियों ने ये प्रश्न विजिलेंस के अधिकारियों से किया, भाई साहब की जान को खतरा है, हम गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उन अधिकारियों का कहना था, भाई हम इस प्रकार के जो अपराधी लोग हैं उनको एक सब में ढालना चाहते हैं, एक उनको नया जीवन की शुरुआत करें, तो इसलिए ये आदमी ऐसे। हमने कहा भाई अगर तुम लोग इनको ऐसे हो करे तो आपकी भी तो फैमिली है, आप वहां ले जाओ उन लोगों को। मेरे कमरे में क्यों? जिस आदमी ने अपने 2 बच्चों के मर्डर किए, शिमला का ही आदमी, को विदेश का आदमी नहीं है, शिमला का ही आदमी है जिसने अपने 2 बच्चों के मर्डर किए, वाइफ का मर्डर किया, मेरे कमरे में क्यों भेजते हो भाई? तो जब हमने ये ऑब्जेक्शन किया तो फिर मैंने कहा हमारे लिए कमरे की व्यवस्था करो। फिर उन्होंने वहां कमरे की व्यवस्था की। और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हुए थे, मेरे ऊपर ये आरोप लगाए थे, इन्होंने बहुत बड़ा वित्तीय फ्रॉड किया। तो माननीय हाई कोर्ट जो जिस जज साहब ने हमारा केस सुना, उन्होंने टिप्पणी की भी एडवोकेट जनरल और विजिलेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है भी इन्होंने बहुत बड़ा को वित्तीय फ्रॉड किया, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का 1 रुपए का जो है वो वित्तीय फ्रॉड हमें नहीं मिला। और जो जमानत है वो 28 पेज का फैसला माननीय जज साहब ने लिखा हुआ है।
और उसमें साफ लिखा हुआ है भी हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो मंशा थी वो यही थी भी मतलब कि इनकी पॉलिटिकल प्रतिष्ठा को खराब करना और इनकी व्यापारिक प्रतिष्ठा को खराब करना और इनको पकड़ के जेल में डालना, और इसके अलावा हमें इसमें किसी प्रकार का कोई वित्तीय फ्रॉड नहीं मिला। अब मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लंदन चले गए और लंदन भी इस तरीके से गए, खुद भी चले गए, भाभी जी को जो अपनी उनकी वाइफ है उनको भी ले गए, 2 बेटियां हैं उनको भी ले गए, घर में छोड़ा ही कोई नहीं। अब मुझे चिंता इस बात की है क्योंकि मैंने उनसे 50 लाख रुपए लेना है, जो उन्होंने मेरा ईडी के अधिकारियों ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है भाई ये ईडी जिस भी मामले में कार्रवाई करती है उसमें पैसे की रिकवरी जो है वो 100% होती है। तो मुझे तो इस बात की चिंता है कहीं उनकी मीटिंग वहां कहीं विजय माल्या से हो गई लंदन में, तो पता नहीं वो वापस भी आए या ना आए। यहां बुरा हाल है, यहां तो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री का घर, मुख्यमंत्री का ऑफिस, सब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और एक अभी अमर उजाला में एक खबर छपी जिसमें ये हैं जी राम कुमार चौधरी जी, ये बोलते हैं हर्ष महाजन जी ने मेरे घर आकर भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव। राम कुमार, अरे राम कुमार जी, नाम तो आपका राम कुमार है लेकिन आपके जो कारनामे हैं वो रावण कुमार जैसे हैं। राम कुमार ने मुझे कहा भी आप मंडी से हैं और ठाकुर जयराम जी के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, कृपया मेरी आपकी मदद मैं करता हूं, आप मेरी मदद करें, मुझे बीजेपी में शामिल आप करवाएं। मैंने कहा चौधरी साहब ऐसे भी आपको क्या मुसीबत आ गई भी आप बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, आप तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आपको बनाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया भी मैंने एआईसीसी कांग्रेस पार्टी के किसी बहुत बड़े नेता को 5 करोड़ रुपए दिया भी मुझे मंत्री बना दो, मैं 5 करोड़ रुपए आपको पार्टी फंड देता हूं, लेकिन मेरी जगह जो है वो गोमा जी को मंत्री बना दिया। मैं कहा ये तो आपके साथ गलत हुआ, अगर उन्होंने 5 करोड़ आपसे लिए तो आपको मंत्री भी बनाना चाहिए था। तो मैं राम कुमार जी को बोल, और इन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया, राम कुमार और सुनील बिट्टू ने मेरे को मीडिया के माध्यम से खबरें आई भी हम उसको 10 करोड़ का नोटिस दे रहे हैं मानहानि का, हम उसको ये कर रहे हैं। मैं सुनील शर्मा बिट्टू जी को बताना चाहता हूं 10 करोड़ मानहानि का नोटिस देने के लिए जो है कम से कम आपको 1.5 करोड़ रुपए पहले जमा करवाना पड़ेगा। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे भाई जब हमारी गाड़ी में डीजल नहीं होता था तो बिट्टू धक्का लगाता था और मैं गाड़ी चलाता था। तो आज उनके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ इतना पैसा कहां से आ जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं भाई मैंने पीछे अपनी सारी कमाई जो है पिछली बार जब आपदा आई तो मैंने सारा पैसा अपना वहां दे दिया। अब वो जो अपनी बेटी को पढ़ाने लंदन गए हुए हैं, मैंने सारा उसमें सर्च किया, उसमें 1 करोड़ रुपए जो है वो साल की फीस है और 3 साल की 3 करोड़ रुपए बनती है। तो एक चीफ मिनिस्टर की जो सैलरी होती है वो मुझे नहीं लगता 1.5 या 2 लाख से ज्यादा होती होगी। तो ये कहां से पैसे का बंदोबस्त करेंगे या कौन इनके लिए पैसे का बंदोबस्त कर रहा है, कौन इनके साथ इस प्रकार से सारा ही कर रहा है। कभी ये चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, कभी ये घूमने जाते हैं, तो ये सारा अपना घर कैसे चला रहे हैं इतने कम सैलरी में, कहां से व्यवस्था कर रहे हैं, सब जांच का विषय है। और मैं लास्ट में एक बात आपको और बोलना चाहता हूं, अभी हमें बिल्कुल एक पुख्ता जानकारी मिली हुई है, एक आदमी हिमाचल प्रदेश मंडी और कांगड़ा के बॉर्डर पे रहने वाला है, जो कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीम नेता हैं 14 साल से उनकी गाड़ी चला रहे हैं। अब जैसे ही ये ईडी हिमाचल प्रदेश में ईडी और सीबीआई सक्रिय हुआ तो उस आदमी को अंडरग्राउंड कर दिया गया हुआ है। वो आदमी मेरे पास आया, अपनी जान को लेके बहुत चिंतित था। कहीं मैंने भी उसको यही बोला, ब्रदर थोड़ा सेफली रहो क्योंकि आपके पास बहुत बड़े बड़े राज हैं। पीछे जो विधानसभा का चुनाव हुआ, किस बड़े नेता ने पैसा यहां पहुंचाया और किस आदमी की गाड़ियों में पैसा सारे पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भेजा गया, ये सारे राज जो हैं वो उस आदमी के पास हैं। और जब वो मेरे पास मदर के लिए आया तो उसकी जो भी स्टेटमेंट थी मैंने पेन ड्राइव में वो लोड कर ली। और जिस दिन ये पेन ड्राइव प्रधानमंत्री जी के पास और
गृह मंत्री जी के पास पहुंच जाएगी तो इस सरकार को मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, इतने खुलासे होंगे, इस सरकार को यहां से जाना होगा, इस भ्रष्टाचारी सरकार को जो है हिमाचल प्रदेश से जाना होगा। इतना भारी जो है इस पेन ड्राइव में जो है, और ये पेन ड्राइव मैंने अपने बैंक लॉकर में भी रखी हुई है, एक मेरे सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है उनको दे दी हुई है, और एक मेरे पास है। मुझे भी बिल्कुल जान माल का खतरा है, कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो इसलिए मैंने ये अपने एडवोकेट साहब के पास भी पेन ड्राइव संभाल के रखी हुई है। आप इंतजार क्या कर रहे हैं इसको देने को? ये नहीं, मुहूर्त नहीं, ये हमने ईडी को मुहैया करवा दी। अब उनकी जिम्मेदारी है सारी, जो आदमी वो बोल रहा है सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, या जो मैं बोल रहा हूं वो हम सच बोल रहे हैं कि नहीं। हमारा काम था ईडी को साक्ष्य देना, जैसे हमने ज्ञानचंद के केस में दिए, संजय धीमान के केस में दिए, तो हमारा काम है साक्ष्य देना। वो लेकिन अब आ ही गया, मतलब कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को ईडी का नोटिस आ गया। अब वो जांच होगी, जो मेरे से उन्होंने 50 लाख रुपए लिए उसकी जांच होगी, जो उधर देरा वाले उपचुनाव में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 50-50 हजार जो है 68 महिला मंडलों को वोटिंग से एक दिन पहले बांट दिए, उसकी जांच होगी। ये जो 100 करोड़ की लगभग की प्रॉपर्टी रघुवीर सिंह बाली की वाइफ को जो है वो 24 करोड़ में दे दी, इसकी जांच होगी, तो सारी चीजें सामने आ जाएगी।